हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। टॉपिक अपना है एनालॉग सर्किट और एनालॉग सर्किट में 6th क्लास 6वीं क्लास की बात कर रहे हैं। तो जो अंतिम क्लास थी उसमें हम बात कर रहे थे प्रेरक के संयोजन की, और प्रेरक के संयोजन में हम लोग उस स्थिति की बात कर रहे थे जब अन्योन्य प्रेरकत्व विद्यमान था। तो सामान्य स्थिति में प्रेरक का श्रेणी क्रम संयोजन L बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस L3। लेकिन जब अन्योन्य प्रेरकत्व होता है तो उस स्थिति में आपके पास क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। लेकिन समांतर क्रम में 1/L इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। लेकिन जब म्यूचुअल इंडक्टेंस विद्यमान है तो उस स्थिति में क्या होगा, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो वहां तक का पोर्शन हो चुका था, हमें पीछे का पोर्शन आप लोग रिवाइज कीजिएगा कंप्लीट। तो टॉपिक अपना प्रेरक का संयोजन, प्रेरक का संयोजन। और संयोजन में हम लोग जिस पॉइंट की बात कर रहे थे वो था जब अन्योन्य प्रेरकत्व विद्यमान हो, अन्योन्य प्रेरकत्व विद्यमान हो। जब अन्योन्य प्रेरकत्व विद्यमान हो उस स्थिति की हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग भैया ना। शुरू करें, क्लास शुरू करें। ऑलरेडी 10 मिनट लेट है आज। और इसमें हमने श्रेणी क्रम देख लिया था। हम पहला बात कर रहे थे श्रेणी क्रम की। सर श्रेणी क्रम में क्वेश्चन हमने 2 ही किए थे, क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग। श्रेणी क्रम संयोजन जो मैंने अंतिम क्लास में बताया था, मैं उसका फॉर्मूला सामने लिख देता हूं कि अगर 2 ही प्रेरक श्रेणी क्रम में है तो हमने लिखा था L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। ये मैंने बताया था। और ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन हर बार इसरो के पेपर में आता है। DFCCL में तो आ चुका है, दो बार आ चुका है, दोनों पेपर में आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मान के चलना भैया ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये श्रेणी क्रम में L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। इसरो में इसी बार इसका क्वेश्चन आया, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आया। और जो अंतिम क्लास में जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें केवल 2 ही प्रेरक थे। लेकिन जरूरी है कि पेपर बनाने वाला 2 ही दे, 3 भी तो दे सकता है। 3 दे देगा तो क्या हो जाएगा, उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस चीज को। तो अपने पास क्वेश्चन है, ए व बी के बीच, बी के बीच परिणामी प्रेरकत्व क्या होगा। ए व बी के बीच परिणामी प्रेरकत्व क्या होगा। और यहां जो परिपथ दे रखा है ए और बी के बीच, पहला प्रेरक, दूसरा प्रेरक, तीसरा प्रेरक, ए और बी, ये दे रखा है 2 हेनरी, ये 3 हेनरी, 1 मिनट, इसको ले लेते हैं 4, इसको 3, इसको 6। और उसके बाद में दे रखा है, यहां बिंदु लगे हुए हैं 2, इनके ऊपर लिखा हुआ है 1 हेनरी। और यहां एक बिंदु दे रखा है, यहां की बजाय इसी को ले लेते हैं, यहां एक बिंदु दे रखा है और वहां भी कितना लिखा हुआ है, 1 हेनरी। और इन दोनों के बीच में एक बिंदु दे रखा है, दोनों के बीच में यहां लिखा हुआ है 2 हेनरी। पूरा सा मुझे लग रहा है कि सारी चीजें मिक्स हो रही है, ऐसा कर देते हैं, नीचे की तरफ दिखा देते हैं, यहां लिखा हुआ है 2 हेनरी, यहां भी 1 हेनरी। और क्वेश्चन को कह रहा है कि इसमें परिणामी प्रेरकत्व कितना होगा। सॉल्व करने का प्रयास करें। पहले तो ये चिन्ह लगाएं कि कौन सा प्लस में होगा कौन सा माइनस में होगा, उसके बाद में सॉल्व करें। पहले प्लस और माइनस का पता लगाएं। लास्ट क्लास जिन बच्चों ने नहीं लिया, एक बार हो सकता है उनको दिक्कत आए। देखिए किस प्रकार से करना है, क्वेश्चन को समझिएगा। देखो जब भी बड़ा हो जाता है, यस, जब भी बड़ा हो जाता है
तो आप एक एक के थ्रू भी कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करके कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बस चिन्ह आपको लगाने प्लस का या माइनस का। अब आप देखिए यहां से शुरू करें, धारा यहां से जा रही है, इससे धारा निकल रही है और इसमें धारा क्या हो रही है, प्रवेश, तो ये किसका आएगा, माइनस का। फिर इससे धारा निकल रही है और इसमें भी क्या कर रही है, प्रवेश, ये भी किसका, और इसमें प्रवेश कर रही है और इसमें भी प्रवेश, तो ये किसका, बस चिन्ह लगाने हैं, बाकी कोई भी काम करने की जरूरत है नहीं। इतना कर लिया। इतना करने के बाद परिणामी प्रेरकत्व कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला कितना, 4, दूसरा कितना, 3, तीसरा कितना, 6। ये तो सीधे जुड़ जाते हैं, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। m को हमेशा क्या करते हैं, दुगुना करते हैं। m को क्या करते हैं, दुगुना। पहला m कितना है, माइनस का 2 है, तो 2 गुणा, सॉरी माइनस का 1 है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणा 1। उसके बाद ये भी 2 गुणा 1, ये प्लस का है तो 2 गुणा 2। बस जितने m है ना उनको डबल करना है चिन्ह के साथ में, बस इतना ही काम करो। तो 4 3 7, 7 और 6 13, -2 प्लस 4, -2 प्लस 4, तो आंसर आ गया 13 हेनरी। सही आंसर आ गया 13 हेनरी। लाइव वाले बच्चों के क्लियर हुआ या नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ मेरे हिसाब से। कुछ नहीं करना, पहला प्रेरक 4, दूसरा प्रेरक 3, तीसरा प्रेरक 6, और जो म्यूचुअल है ना अन्योन्य प्रेरक उसको क्या करना है, डबल करना है चिन्ह के साथ में। यहां पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2 और प्लस का क्या हो जाएगा, 4। ये -2 प्लस 4 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 13 हेनरी बच गया। सभी का क्लियर है, जल्दी बता दीजिए भाई। लाइव वाले जो बच्चे हैं थोड़ा सा एक्टिव मोड में आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बताना जरूरी है। समझ में आया या नहीं आया, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, पता चल जाएगा क्या समझ में आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। वही काम करना है, ए और बी के बीच में परिणामी प्रेरकत्व निकालना है। पहला प्रेरक, दूसरा प्रेरक, तीसरा प्रेरक, 4 हेनरी, 5 हेनरी, 6 हेनरी, यहां लगा हुआ है पहले में 2 हेनरी, दूसरे में यहां लगा हुआ है 1 हेनरी, और तीसरे में भी यहां लगा हुआ है, डॉट में अलग अलग लगा रहा हूं ना, यहां लगा हुआ है 1 हेनरी। फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए, कितना प्रेरकत्व होगा। परिणामी प्रेरकत्व L इक्विवेलेंट निकालना है। L इक्विवेलेंट आपको निकालना है ए और बी के बीच में, या L ए बी निकालना है, इक्विवेलेंट की जगह L ए बी निकालना है। जल्दी से आंसर दीजिए, कितना होगा भाई, फटाफट आंसर दें। L को सबको जोड़ना है, M है ना उनको डबल कर दो, बस चिन्ह लगाकर डबल करो। पहले M का चिन्ह लगाओ सभी, प्लस होगा माइनस। बहुत ही बढ़िया, 23 के पक्ष में जा रहे हैं। 23, पंकज, संदीप, बबलू, सभी लोग आंसर दे। लाइव वाले हर बच्चा आंसर देगा भाई, सबको आंसर देना है। दीपक आंसर नहीं है, दीपक आंसर दो भाई। संदीप, कुमावत, राहुल, राजन, सबके 23 आंसर आ रहे हैं। आप लोगों के पास कितना आ रहा है, 23 आ रहा है सबके पास। बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, अगर यहां सीखा हुआ तो आसान है। एग्जाम हॉल में जाके पहली बार देखोगे ना ये डॉट, तो ये हो क्या रहा है, ये कहां से आ गए बीच में ही, कभी देखे ही नहीं हमने पेपर बुक में। पहले और दूसरे में धारा समान प्रवेश कर रही है तो क्या, प्लस। दूसरे और तीसरे में भी प्लस, पहले और तीसरे में भी प्लस, सभी में प्लस है, यहां माइनस है ही नहीं, क्योंकि सब में जो डॉट लगा हुआ एक की तरफ लगा हुआ है। और अब क्या करना है, एल ए बी। पहला प्रेरक कितने का, 4, दूसरा 5, तीसरा 6, प्लस का 2 गुणा 2, डायरेक्ट 4 कर दो, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 1 2, तो 5 और 4 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 4 23 हेनरी। और सभी के पास 23 आ गया, बहुत ही बढ़िया, मतलब सब लोगों का क्लियर है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये तो श्रेणी क्रम हुआ, अगर 4 हुआ तो भी कर लोगे,
पांचवा तो भी कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी? ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में केवल और केवल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का केवल और केवल फॉर्मूला पूछा जाता है समांतर में, और वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अब जब समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रेरक है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। दोनों प्रेरक, दो का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि दो का क्वेश्चन पेपर में आएगा आपके। समांतर में जुड़े हुए हैं, इसका L1 है, इसका L2 है, और यहां पर अन्योन्य प्रेरकत्व कितना दे रखा है? M दे रखा है। अन्योन्य प्रेरकत्व कितना दे रखा है? M दे रखा है। ठीक है, अब आपके पास डॉट ऊपर नीचे भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, वो प्लस और माइनस का फर्क पड़ेगा। समान है तो प्लस, विपरीत है तो माइनस। अब आपके पास इसमें अगर कहा जाए कि परिणामी प्रेरकत्व क्या होगा? परिणामी प्रेरकत्व L इक्विवेलेंट। तो जब दो प्रेरक समांतर में होते हैं तो परिणामी प्रेरकत्व क्या होता है? दोनों का गुणनफल बट्टा दोनों का योगफल। L1 L2 बट्टा L1 प्लस L2। अब इसमें आपको क्या करना है? यहां तो करना है m स्क्वायर, यहां पर करना है माइनस प्लस 2m। माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? L1 L2 माइनस m स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए इसे। माइनस प्लस 2m हो जाएगा। माइनस प्लस में ध्यान रखना, अगर एक ही दिशा में है तो माइनस और विपरीत दिशा में तो प्लस। अपोजिट काम करता है इसमें क्योंकि ये समांतर में है। सर में क्या है इसमें? सर एम क्या है इसमें? अरे वाह भाई वाह वाह वाह, बताएंगे भाई एम क्या है। एक मिनट इंतजार करो, एम भी बताएंगे। थोड़ा सा मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं आपके, कि अगर दोनों में डॉट समान दिशा में है तो क्या आएगा? माइनस। विपरीत दिशा में है तो क्या आएगा? प्लस। अगर दोनों में डॉट ऊपर होते, मैं लिखूं डॉट समान, डॉट समान दिशा, समान दिशा में, तब तो नीचे क्या आएगा? माइनस का चिन्ह। और डॉट विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तब चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां उल्टा सिस्टम है। डॉट समान दिशा में तो क्या आएगा? माइनस, और विपरीत दिशा में क्या है तो क्या आएगा? प्लस। ये एम क्या है? एम है अन्योन्य प्रेरकत्व। एम क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व। एम है अन्योन्य प्रेरकत्व। आपने शायद पिछली क्लास नहीं देखी राजन, राजन है, सूरज है, आपने पिछली क्लास जो लास्ट क्लास हुई है अपनी इस टॉपिक पे, वो आपने नहीं देखी, क्योंकि उसमें डिटेल से एम के बारे में, अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में डिटेल से समझाया हुआ था। फॉर्मूले में ध्यान रखना, वहां पे तो क्या था? समान दिशा में प्लस, विपरीत में माइनस। लेकिन यहां थोड़ा अपोज करने का सिस्टम हो जाता है, नीचे की तरफ माइनस प्लस है, ऊपर तो माइनस ही रहेगा हमेशा। ऊपर तो हमेशा क्या रहेगा? माइनस। और नीचे अगर समान दिशा है तो माइनस, विपरीत दिशा है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये फॉर्मूला DFCCL 2018 के पेपर में आया था।
2018 इसरो में तो बहुत बार आ चुका है, लेकिन DFCCL 2018 वाले में ये सीधा फॉर्मूला पूछा गया था। बस जब भी समांतर में दिखे तो सीधा फॉर्मूला तो याद ही है, टिक्की तो लगाना है। क्लियर है? तो ये प्रेरक का अन्योन्य प्रेरकत्व संयोजन हमारा हो चुका है। चलिए भाई आगे चलें। ये अन्योन्य प्रेरकत्व संयोजन हो चुका है और अब इसके बाद में बात करते हैं कौन सा, संधारित्र की बात करते हैं। देखो प्रेरक में मैंने क्या क्या चीजें बता दी। प्रेरक के जितने भी फॉर्मूले थे, फॉर्मूले हमने सारे देख लिए। प्रेरक के जितने भी फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने क्या देखे, सारे। अभी संधारित्र के फॉर्मूले देख लेते हैं। हाँ, प्रेरक में कुछ चीजें और भी है, वो भी साथ में देख लेते हैं भाई। कुछ चीजें और भी है, वो साथ में देख लेते हैं प्रेरक की। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं, साथ में देख लेते हैं इसको, आरएल परिपथ। हाँ, इसका क्वेश्चन करवाना है क्या? चलो करवा दो, एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसका। दिए गए परिपथ का परिणामी प्रेरकत्व क्या होगा? दिए गए परिपथ का परिणामी प्रेरकत्व क्या होगा? और यहां पर एक परिपथ दे रखा है, ये 4 हेनरी है, ये 5 हेनरी है, और दोनों में ऊपर की तरफ सेम दिशा में डॉट लग के लिखा हुआ है 1 हेनरी। सेम दिशा में डॉट लग के लिखा हुआ 1 हेनरी, और इसका परिणामी प्रेरकत्व क्या होगा वो आपको निकालना है। जल्दी से सॉल्व करें। 4 हेनरी, 5 हेनरी, 1 हेनरी अन्योन्य प्रेरकत्व है, परिणामी प्रेरकत्व क्या होगा? सब लोग आंसर दें। और शाम के क्वेश्चन की क्लास में हमने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लिया है। इसके अलावा लॉजिक गेट थ्योरेटिकल पूरा हो चुका है, उसकी जो बड़े क्वेश्चंस है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर परसों से जो हमारा शुरू हो जाएगा बुलियन अलजेब्रा शुरू हो जाएगा उसमें। तो ट्यूशन क्लास को हमने बहुत सिस्टमेटिक कर लिया है ताकि टॉपिक कवर करते हुए क्लास हो, ऐसा कुछ कर दिया है। हाँ जी, 19/7 पंकज ने आंसर दे दिया, बाकी वो लोग भी आंसर दें। 19/7 बबलू, राजन, संदीप, चलो बहुत ही बढ़िया, सब लोग आंसर दे रहे हैं 19/7। ध्यान दीजिएगा यहां पर परिणामी प्रेरकत्व है, जब भी काम में ले परिणामी प्रेरकत्व, एल ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1 L2 माइनस एम स्क्वायर बटा L1 प्लस L2। -2m होगा या +2m होगा? ये दोनों एक दिशा में है तो यहां पर नीचे क्या होगा, -2m हो जाएगा। तो आपके पास L1 कितना है? 4 गुणा 5 -1 का स्क्वायर, 4 + 5 -2 गुणा 1, 5 के 20 -1 19, और 5 4 9, 9 - 2 7, यानी कि कितना आया? 19/7 हेनरी। 19/7 हेनरी। ऐसा क्वेश्चन DFCCL में पूछा जा सकता है। कारण ये है क्योंकि ये एनालॉग सर्किट तो सिलेबस में है, इस एनालॉग सर्किट के तहत ही आता है और पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो श्रेणी का देखो, सबसे ज्यादा संभावना तो श्रेणी क्रम की है। आज तक पेपर में पूछा गया श्रेणी क्रम, लेकिन DFCCL में समांतर क्रम का ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हो सकता है इस बार ये फॉर्मूला ना पूछकर इसी फॉर्मूले से क्या पूछ ले, न्यूमेरिकल पूछ सकता है। पिछली बार फॉर्मूला पूछा गया था, इस बार क्या पूछ सकता है? न्यूमेरिकल पूछ सकता है। क्लियर है? चलो, फॉर्मूला सीधा भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सीधा में क्या, थोड़ा सा आंसर में ऊपर नीचे होता है। ये फॉर्मूला जो आंसर आ रहा है ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? अप्रोक्सीमेट। हाँ जी, देखिए पर ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं आरएल श्रेणी क्रम परिपथ। थोड़ा सा इसकी ओर बात कर लेते हैं। आरएल श्रेणी क्रम परिपथ की बात करें, ध्यान दीजिएगा सभी।
आरएल श्रेणी क्रम परिपथ है, ये प्रतिरोध आर है, ये प्रेरक एल है, दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ध्यान दे, आर और एल श्रेणी क्रम में है तो जेड बराबर, देखो जेड लिखने के खूब सारे तरीके हैं। जेड का मतलब होता है प्रतिबाधा। जेड का मतलब क्या होता है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है? इंग्लिश में कहते हैं इसको इम्पेडेंस। इम्पेडेंस। देखो प्रेरक जो है धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? अक्ष एल कहते हैं। प्रेरक जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? अक्ष। और प्रतिरोध करता है उसे क्या कहते हैं? आर। दोनों मिलकर करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिबाधा जेड। प्रतिबाधा का मतलब क्या है? आरएलसी द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। आरएलसी द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहां श्रेणी क्रम में जो प्रतिबाधा आएगी, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है भाई? ओम। बाधा कोई सी भी है धारा के प्रवाह में, चाहे आर करे चाहे एल करे चाहे सब मिलकर करे, मात्रक क्या होगा? ओम होगा, क्योंकि ओम ने बाधा के बारे में बताया। अब देखो यहां पर प्रतिबाधा जेड के फॉर्मूले, जेड का फॉर्मूला एक तो बनता है रूट आर स्क्वायर प्लस अक्स एल स्क्वायर। एक तो प्रतिबाधा जेड का फॉर्मूला क्या बनता है? रूट आर स्क्वायर प्लस अक्स एल स्क्वायर, ये बनता है। जितने भी बच्चे जो हैं, हाँ जी, जो बच्चे अभी पहली बार टेक्निकल पढ़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो जो मैंने बेसिक वाली क्लासें डाली है वो सारी देखें, क्योंकि अगर डीएफसीसीएल आपको एग्जाम देनी है और बेसिक वाली 72 क्लासेस अगर मैंने क्लास में ली तो ये मान के चलना एग्जाम से पहले पहले वही हो पाएगा, बेसिक हो पाएगा। जो सिलेबस में है वो तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों से विशेष निवेदन है जो डीएफसीसीएल के बच्चे हैं, बाकी और जो बेस है उनमें बेसिक की मैं लाइव क्लासेस सारी करवा दूंगा। डीएफसीसीएल के बेस में जो बेसिक है, जो आपने पढ़ने के लिए जरूरी है, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए एनालॉग सर्किट पढ़ने के लिए, वो चीजें आप लोग एक बार वीडियो सारे देखें और कोशिश करें कि 5-7 दिन के अंदर निपटारा कर दें। भाई 72 क्लासेस है, अभी आप एसीडीसी वाली देख लीजिए, उसके बाद एनालॉग वाली, तो जितनी जरूरत है 5-7 दिन के अंदर उसका निपटारा कर दें। लंबा टाइम लेके ना बैठे। ऐसा नहीं कि 72 क्लासों को देखने में 2 महीना लगाओगे, वो काम मत करना। 5-7 दिन के अंदर रोज 5-5, 6-6 क्लासेस पर डे के हिसाब से देखें तो हो जाएगी 5-10 दिन के अंदर लगभग। हाँ, और मुझे पता है कि अपनी लाइव क्लास तो जो हम क्लास ले रहे हैं, रनिंग क्लास तो 2 ही घंटे की हो रही है, बाकी पूरा दिन आपके पास रहता है 12-13 घंटे। जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं पूरे दिन, वो आराम से उनको पूरा कर सकते हैं। उनको जल्दी पूरा करने का प्रयास करें। सभी से निवेदन है डीएफसीसीएल वालों के, जो रिकॉर्डेड क्लासेस डाली है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि उनको पूरा नहीं करोगे ना तो जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं एनालॉग सर्किट, तो हवा नहीं लगने वाली है। जब बेसिक पता होता है तब इसको पढ़ने में क्या आता है? मजा। बेसिक जीरो वगैरह अगर है, अगर किसी बच्चे ने टेक्निकल आईटीआई कॉलेज में गया ही नहीं है तब उसको लगता है यार ये हो क्या है, जेड कहां से आ गया, एम कहां से आ गया। ये जो बीमारी है ना, इसका एक ही सॉल्यूशन है। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी मैं अच्छे से बता दूं ताकि आप उसको समझ सको। जैसे एम पहले मैंने बताया, जैसे जेड अभी बता रहा हूं मैं पहले। जेड क्या है? प्रतिबाधा है, इंपेडेंस है। इंपेडेंस क्या होती है? आरएलसी द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही क्या कहते हैं? इंपेडेंस कहते हैं। मात्र क्या होगा? ओम होगा। और जेड बराबर क्या होगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। ठीक है, ये सीधे फॉर्मूले याद है, हमें सीधा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इस्तेमाल करना। एनालॉग सर्किट में सीधा ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, जेड का एक फॉर्मूला आपको और पता होना चाहिए। जेड बराबर होता है आरएलसी सर्किट में आर प्लस जे अक्स एल। जेड बराबर क्या होता है? आर प्लस जे अक्स एल। और जे क्या है? एक ऑपरेटर है। जे क्या है? एक ऑपरेटर। जे का नाम ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेटर है।
जे एक ऑपरेटर है, जे की वैल्यू होती है √-1। ये 90 डिग्री के कोण को प्रदर्शित करेगा यहां पर। तो जे ऑपरेटर है आर प्लस जे अक्स एल, क्या होगा आर प्लस जे अक्स एल, या जेड बराबर होता है आर प्लस जे। अक्स एल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, कल बताया था मैंने, अक्स एल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, तो आर प्लस जे ओमेगा एल। ये तीन फॉर्मूले पता होना चाहिए, सीधे पेपर में पूछ सकता है आर एल श्रेणी क्रम परिपथ में प्रतिबाधा जेड कितनी होगी, तो जेड बराबर होगी √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर, या फिर जेड बराबर होगी आर प्लस जे एक्सएल, या फिर जेड बराबर होगी आर प्लस जे ओमेगा एल। ये आर एल श्रेणी क्रम परिपथ है। क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल में क्या होता है, ये आपको दिया होता है प्रतिबाधा ये है, तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। सरल सा क्वेश्चन आ जाता है यहां से, सरल सा क्वेश्चन क्या आ जाता है, मैं यहां क्वेश्चन यहीं पर लिख देता हूं, एक दो बार, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक आरएल या एक प्रेरक, प्रेरक की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जेड बराबर 5 प्लस 9 जे है, या ऐसा मान लीजिए 4 प्लस 5, 4 प्लस 3 जे ओम है। प्रेरक का प्रतिरोध क्या होगा। अभी इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैं मानता हूं कि इससे सरल कोई क्वेश्चन होगा नहीं आपके लिए। पर्सन देखो और आंसर लगाओ वाला क्वेश्चन है ये तब है जब आपको पता है, पता नहीं है तो खेल खत्म, फिर आप वो निकालोगे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी पर डिपेंड है। लेकिन अगर आपको पता है कि जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है आर प्लस जे एक्सएल, तो आप देखो कि आर कितना है 4 है, आर है 4 ओम, और आप लोग देखोगे कि अक्स एल कितना है, अक्स एल कितना है 3 ओम। आर बराबर 4 ओम, अक्स एल बराबर कितना 3 ओम। पर्सन देखते ही आंसर लग रहा है, आर बराबर 4, अक्स एल बराबर 3, और जेड आपका कितना आ जाएगा, जेड अगर आपको निकालना हो तो जेड हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 और 9 √25, कितना आएगा 5 ओम। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। हाँ, तो प्रेरक का प्रतिरोध 4 है, प्रेरक का प्रतिघात नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रेरक है ना, जरूरी नहीं वो शुद्ध हो, उसमें प्रतिरोध भी हो सकता है और प्रेरक में प्रतिघात भी हो सकता है। शुद्ध प्रेरक में प्रतिरोध नहीं होता, प्रतिघात ही होता है केवल, लेकिन प्रेरक में प्रतिरोध और प्रतिघात है दोनों। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अगर जरूरी नहीं है अलग अलग दिखाए हो, ये ऐसा भी कह सकता है एक ही प्रेरक बना दे और उसके ऊपर R, L लिख दे, इसका मतलब समझते हो क्या, ये प्रेरक है, शुद्ध प्रेरक नहीं है, इसका प्रतिरोध R है, प्रेरक तो L है, इसका मतलब R और L कौन से क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में, इसका मतलब ये होता है। अगर आपको कोई प्रेरक बोलता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रेरक बोलता है तो गारंटी नहीं है वो शुद्ध हो, वो आपके पास शुद्ध नहीं भी हो सकता है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो जब ये प्रेरक बोले तो मान लेना कि उसमें आर भी हो सकता है, आर जीरो भी हो सकता है, आर की वैल्यू भी हो सकती है। इस पर्सन में आर की वैल्यू कितनी थी 4, और एक्सएल की वैल्यू कितनी 3, प्रतिबाधा की वैल्यू कितनी 5। प्रेरक का प्रतिरोध बोले तो आपको प्रेरक का प्रतिरोध आर ही मानना है, एक्सएल, एक्सएल क्या है, प्रेरक की प्रतिघात है न कि प्रतिरोध है। पॉइंट क्लियर, क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर दे क्या ऐसा, अभी इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है, लेकिन बीच में ही आपने कहा क्वेश्चन बता दो पहले, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक शब्द और पता होना चाहिए, कहीं भी परिपथ आ जाए ना तो वहां शक्ति गुणांक भी पता होना चाहिए। शक्ति गुणांक cos फाइव, cos फाइव बराबर क्या होता है R/Z,
और प्रेरक के लिए हमेशा कैसा होगा, लेगिंग, पश्चगामी होगा। प्रेरक के लिए कैसा होगा, पश्चगामी लेगिंग होगा। प्रेरक के लिए पश्चगामी लेगिंग होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका यहीं पे। एक प्रेरक की प्रतिबाधा जेड बराबर 6+8 J ओम है। प्रेरक का शक्ति गुणांक क्या होगा? अक्स एल और ओमेगा क्या है इसमें? अरे भाई बंधु, अक्स एल का मतलब है प्रेरकत्व प्रतिघात, ओमेगा का मतलब है कोणीय आवर्ती। आप कल की क्लास में नहीं थे क्या सूरज? कल जो क्लास हुई थी, कल और परसों जो क्लास हुई थी, कल और परसों की क्लास में अक्स एल भी बताया था, ओमेगा भी बताया था, सारी चीजें बता के भी आगे आ रहा हूं मैं। अक्स एल का मतलब है प्रेरकत्व प्रतिघात, एक्स एल का मतलब प्रेरकत्व प्रतिघात, ओमेगा का मतलब कोणीय आवर्ती। ऐसा कोई भी पॉइंट में ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको सीधा बता रहा हूं, मैं उसी चीज को बेसिक के साथ जोड़ के बता रहा हूं। बस फर्क इतना है कि अगर आपने एक दो क्लास मिस कर दी ना तो वो आपको नया लगता है। हाँ, नहीं थे तभी दिक्कत आ रही है भाई, नहीं थे। एक तो पीछे की जो क्लासेस जो हो रही है ना लगातार, जो डेली क्लासेस हो रही है वो तो आप ले, अगर बेसिक नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो भी ये ले लो, तो भी समझ में आ जाएगा। बेसिक पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैंने वीडियो डाले उनके, लेकिन नहीं भी पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। बेसिक की क्लासेस मैंने इसलिए डाली है ताकि आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर उसको नहीं भी पढ़ोगे और सीधा एनालॉग सर्किट पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ जी, देखो जेड बराबर क्या दे रखा है, 6+8 J। जेड बराबर क्या होता है, R+J अक्स एल होता है। अब इन दोनों की तुलना कर दो, आर कितना आया, अक्स एल कितना आया। तो यहां पर आर बराबर आ गया 6 ओम, अक्स एल बराबर आ गया कितना, 8 ओम। आर बराबर 6 ओम, अक्स एल बराबर 8 ओम। तो आपके पास प्रतिबाधा जेड क्या होगी, प्रतिबाधा जेड बराबर होगी √R² प्लस अक्स एल स्क्वायर, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, √100 कितना, 10 हो। आपको ये नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक क्या होगा, ये मैं शक्ति गुणांक के बारे में यहां लिख दिया। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर होता है R/Z। R कितना है 6, Z कितना है 10.6 पश्चगामी, 0.6 पश्चगामी। बहुत ही बढ़िया हरीश पंकज, बाकी लोग आंसर दे भाई। 0.6 पश्चगामी शक्ति गुणांक आएगा। चलते हैं आगे। अब ये जो आरएल परिपथ देख रहे थे ना, इस आरएल परिपथ को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। वही पॉइंट चल रहा है, आरएल श्रेणी परिपथ, आरएल श्रेणी परिपथ। ये आर, ये एल।
और यहां इस आरएल श्रेणी परिपथ को आपने जोड़ा एक बैटरी से। एक बैटरी से जोड़ा प्लस माइनस वी। सीख लेना भाई, नया पॉइंट है। जो लाइव में जितने बच्चे हैं, पीछे का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी काम चल जाएगा, बस ध्यान से समझ लीजिएगा। आरएल श्रेणी क्रम परिपथ है, इसको बैटरी से जोड़ा। तो बैटरी से जोड़ने पर क्या होता है, मैं यहां ग्राफ बना रहा हूं। सभी को यह पता होगा कि डीसी से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? डीसी पर प्रेरकत्व प्रतिघात कितना होता है? जीरो। जीरो होता है। डीसी पर प्रेरकत्व प्रतिघात जीरो होता है। यहां जब जोड़ते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो धारा प्रवाहित होना शुरू होती है और धारा इस प्रकार से बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट कितनी हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है आई जीरो बराबर वी बट्टा आर। ये प्रेरक है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। प्रेरक डीसी पर शॉर्ट सर्किट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये लिख देता हूं मैं, प्रेरक डीसी पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो डीसी पर प्रेरक शॉर्ट सर्किट हो गया तो बचा कौन? केवल आर बचा। तो धारा कितनी होगी? वी बट्टा। समझ में आई बात? अब ध्यान दीजिएगा, ये है यहां पर वैल्यू, जहां धारा एक बार तुरंत चढ़ती है, बाद में तो धारा धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन एक बार क्या होती है? तुरंत चढ़ती है। कितनी? 63.637। ठीक है? हाँ जी, 63.63 मान लीजिए, 63% मान लीजिए। 63% बढ़ने में कितना टाइम लगता है बताइए भाई? धारा को जो 63% बढ़ने में जो समय लगता है, उस समय को क्या कहते हैं? समय नियतांक, टाइम कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। कितना? समय नियतांक टाइम कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो टाइम कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं टो। टो की वैल्यू आरएल परिपथ के लिए होती है एल बट्टा आर। टो की वैल्यू कितनी होती है आरएल परिपथ के लिए? एल बट्टा आर होती है। आरएल परिपथ के लिए समय नियतांक कितना होता है? क्या लिख देता हूं मैं, आरएल परिपथ के लिए समय नियतांक तो बराबर होता है एल बट्टा आर। आरएल परिपथ के लिए समय नियतांक तो बराबर क्या होता है? एल बट्टा आर। और समय नियतांक में धारा कितनी पहुंच जाती है? 63.7% या 0.637 पहुंच जाती है। क्लियर है? तो 63 इस आई जीरो का 63.7% धारा पहुंच जाती है। ओके? और ये धारा बढ़ती 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 यहां तक आती है। दिख रहा होगा? और ये यहां पर लगभग 99%, कितने? 99% ये पहुंचने में जो समय लगता है, धारा स्थिर होने में लगा समय, वो होता है 5। तो समय नियतांक का कितना होता है? 5 गुना होता है। इसके क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, आना ही चाहिए। हाँ, स्थायी होना या स्थिर होने में कितना समय लगता है? 5 तो लगता है। तो क्या है? एल बट्टा आर।
तो एल बट्टा आर है और 5 में धारा क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इतने समय बाद में धारा स्थिर होती है, ठीक है, कितने समय बाद में, तो बराबर एल बटा आर होता है और 5 समय में धारा क्या होती है, स्थिर होती है। फटाफट ले लीजिए, बना लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें, अच्छी चीजें हैं, सबको आनी चाहिए। ये थोड़ी सी एडवांस चीजों में आ जाती है और पेपर में पूछी जाती है। देखो पूरी संभावना इस बार डीएफसीसीएल में बहुत आसान पेपर आएगा, क्योंकि फीटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सभी ट्रेड के बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है। लेकिन पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा ना डीएफसीसीएल का, वो इस बात के लिए परमिशन नहीं दे रहा कि आसान देगा। पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि बहुत अच्छे लेवल का ही आएगा। पीछे केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को परमिशन थी एसएनटी के लिए, इस बार सभी को दी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारा प्रयास तो ऐसा होना चाहिए, इजी आए तो भी हमारा पेपर सही हो और टफ आए तो भी हमारा पेपर क्या हो, सही हो। दोनों स्थितियों में हमारा पेपर सही होना चाहिए। हो गया सभी का, चलें आगे। अब यहां देखो, यहां 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो डीसी पर प्रेरक क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, तो इसकी धारा कितनी हो जाएगी, वी बटा आर। दूसरी चीज है आरएल परिपथ का समय नियतांक कितना होता है, एल बट्टा आर होता है। ये एल बट्टा आर में कितनी धारा पहुंच जाती है, 0.637, यानी 63.7% धारा पहुंच जाती है इस समय अंतराल में। और उसके बाद इसकी धारा होने में लगा समय कितना होता है, 5 तो होता है। क्वेश्चन है, आर बराबर 5 ओम एवं एल बराबर 3 हेनरी वाले प्रेरक को डीसी से जोड़ने पर धारा स्थिर होने में लगभग कितना समय लगेगा। सभी लोग सॉल्व करें, सभी लोग सॉल्व करें भाई। लाइव वाले जितने भी बच्चे हैं सारे एग्जाम आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, 3 पंकज, बाबू, बबलू, एक्यूरेट 3। और जो स्टूडेंट है लाइव में सब लोग आंसर दे, 2 ही बच्चे थोड़ी है। चलो बहुत ही बढ़िया। देखिए सबसे पहला काम तो क्या निकालेंगे,
टाइम कांस्टेंट, हिंदी में कहें तो समय नियतांक। समय नियतांक क्या होता है? टो बराबर होता है एल बट्टा आर। एल कितना दे रखा है? 3। आर कितना दे रखा है? 5। 0.66। और आपको पता है धारा स्थायी होने में, धारा स्थिर होने में लगा समय कितना होता है? धारा स्थिर होने में लगा समय, वो होता है 5 टो। 5 गुणा टो कितना? 0.6। यानी पूरे के पूरे 3 सेकंड में धारा क्या होगी? स्थिर होगी। स्विच ऑन करने के 3 सेकंड बाद धारा क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? स्रोत एसी होता, धारा स्थिर होती नहीं। पहले प्रेरक संचित करता, फिर छोड़ देता, फिर संचित करता, फिर छोड़ देता, चलता जाता। ठीक है, धारा का मान बदलता रहता, लेकिन धारा प्रवाहित होती रहती, स्थिर नहीं होती कि एग्जैक्ट स्थिर हो गए, ऐसी स्थिति वहां पे नहीं आती। ये तो हो गया कौन सा परिपथ? आरएल परिपथ। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आरएल परिपथ के, वो मैंने आपको बता दिए, शेयर कर दिए। चलते हैं आगे। अब आता है संधारित्र। संधारित्र देखो, सबसे पहले, हाँ बबलू, क्लास कंटिन्यू है, क्लास नहीं रुकेगी, क्लास चालू रखेंगे अभी। यस, संधारित्र की बात करें, ध्यान दीजिएगा भाई। संधारित्र की बात करें तो ये आवेशों को संचित करता है और छोड़ता है, इतना काम करता है। संधारित्र क्या करता है? पहला काम होता है संधारित्र का, आवेशों को, जो बच्चे कल नहीं थे अब ध्यान से समझ लीजिएगा। संधारित्र, अगला पॉइंट शुरू हो गया संधारित्र इसमें, तो नया कंपोनेंट, सारे कंसेप्ट अलग है इसके, ध्यान से समझिएगा। संधारित्र क्या करता है? आवेशों को संचित करता है एवं छोड़ता है। संधारित्र आवेशों को संचित करता है एवं छोड़ता है। संधारित्र द्वारा आवेशों को संचित करने की क्षमता इंग्लिश में कह सकते हैं कैपेसिटी, उसकी धारिता, कैपेसिटेंस कहलाती है। संधारित्र द्वारा आवेशों को संचित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये संधारित्र है, ये संधारित्र, कैपेसिटर और नियत मान का है, इसलिए इस पे कुछ मेंशन नहीं है, ये नियत। दूसरा, ये है परिवर्ती संधारित्र। संधारित्र बनाकर क्या खींच दिया आपने? लाइन खींच दी, तो ये कौन सा हो गया? परिवर्ती संधारित्र। संधारित्र बना के लाइन खींच दी तो कौन सा हो गया भाई? परिवर्ती संधारित्र होगा। और संधारित्र का तो प्रतीक ये हो गया, ये किसके प्रतीक है? संधारित्र के। लेकिन ये जो धारिता लिखी है, धारिता का प्रतीक क्या होता है? धारिता का प्रतीक, कैपेसिटेंस का प्रतीक होता है सी, और कैपेसिटेंस का मात्रक
कैपेसिटेंस, ये जो चीजें बात कर रहे हैं किसके कर रहे हैं, कैपेसिटेंस, मात्रक हो जाएगा फेरड। कैपेसिटेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, फेरड। और फेरड क्या है, बड़ा मात्रक है, फेरड क्या है, बड़ा मात्रक है, इसलिए छोटे मात्रक काम में लेते हैं फेरड कैपेसिटेंस के लिए। एक मिनट वापस से देख लीजिए बलराम। संधारित्र क्या होता है, आवेशों को संचित करता एवं छोड़ता है। संधारित्र द्वारा आवेशों को संचित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता का प्रतीक होता है सी, धारिता का मात्रक होता है फेरड। धारिता ये नियत संधारित्र के लिए और ये किसके लिए, परिवर्ती संधारित्र के लिए, दोनों के लिए हो गई। अब धारिता का मात्रक फेरड क्या है, बड़ा मात्रक है। छोटे मात्रक क्या होते हैं, धारिता के छोटे मात्रक, धारिता के छोटे मात्रक, छोटे मात्रक में सबसे पहला है मिली फेरड, सबसे पहला है मिली फेरड। मिली फेरड का मतलब होता है 10 की घात -3 फेरड। दूसरा है माइक्रो फेरड, माइक्रो फेरड का मतलब 10 की घात -6 फेरड। तीसरा है नैनो फेरड, नैनो फेरड का मतलब 10 की घात -9 फेरड। चौथा है पीको फेरड, पीको फेरड का मतलब 10 की घात -12 फेरड। ये धारिता के छोटे मात्रक है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। क्या बनी होगा, सीधा करो, सीधा करो बस। हाँ जी, हो गया सभी का, धारिता के छोटे बड़े मात्रक हो गए। अब इसके बाद बात आती है कि जो संधारित्र है, इसी में कर लेते हैं। संधारित्र धारा के आवेशों को संचित करता है, इसे क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और धारिता के बाद संधारित्र द्वारा, संधारित्र द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा, प्रवाह में उत्पन्न बाधा, संधारित्र द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है। संधारित्र द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसका प्रतीक होता है अक्सी, मात्रक होता है ओम। ध्यान रखना, बाधा चाहे संधारित्र उत्पन्न करे, चाहे प्रतिरोध करे, चाहे प्रेरक करे, चाहे सब मिलकर करें, मात्रक हमेशा क्या होगा, ओम। ये ध्यान रखना। और
कोई भी करे बाधा का मात्रक तो ओम ही होगा, बाधा किसी के द्वारा हो, मात्रक क्या, ओम। और यहां पर ध्यान दीजिएगा अक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा c या 1/2π/f(c). अक्सी बराबर 1/ओमेगा c या 1/2π/f(c). और ये भी कह सकते हैं ये धारितीय जो प्रतिघात है इसका मान है आवर्ती के क्या होता है, व्युत्क्रमाणु। ये अक्सी है, ये एफ है, दोनों उल्टे लगे हुए हैं ना, तो ये भी कह सकते हैं धारितीय प्रतिघात का मान, धारितीय प्रतिघात का मान आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारितीय प्रतिघात का मान आवर्ती के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो संधारित्र द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा धारितीय प्रतिघात कहलाती है। प्रतीक अक्सी मात्रक ओम होता है। अक्सी बराबर 1/ओमेगा c 2π/f(c) और धारितीय प्रतिघात का मान आवर्ती के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है यहां तक? ये धारितीय प्रतिघात होगी। अब बात करते हैं संधारित्र का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। चलिए आगे। बाहर कुछ विशेष है क्या? सबका ध्यान बाहर जा रहा है, कोई नहीं है ना? हाँ जी, पॉइंट है संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन, देखो संयोजन जिस प्रकार से प्रतिरोध का दो प्रकार से करते थे, श्रेणी समांतर, हाँ वो भी कर सकते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हो, बच्चे ने कहा सर एक पॉइंट और लिख दो। जिस प्रकार से प्रेरक धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, उसी प्रकार से संधारित्र विभव में परिवर्तन का विरोध करता है। संधारित्र विभव में परिवर्तन का विरोध करता है। संधारित्र से प्रवाहित धारा होगी, संधारित्र से प्रवाहित धारा IC बराबर होती है C dV/dt। संधारित्र से प्रवाहित धारा IC बराबर क्या होती है, dV/dt। ये फॉर्मूला कैसे आया ये बताने के लिए थोड़ा सा एक चीज और, आपको सभी को पता भी ये चीजें, संधारित्र द्वारा संचित आवेश क्या होता है, संधारित्र द्वारा संचित आवेश Q बराबर क्या होता है, CV। ये तो सबको पता भी है, जानकारी होगी, बेसिक जानकारी है। संधारित्र द्वारा संचित आवेश Q बराबर क्या है, CV। संधारित्र द्वारा संचित आवेश Q बराबर क्या है, CV। अब देखिए अगर Q बराबर CV है तो आप एक यहां पर मैं हल्का सा बता दूं, धारा I बराबर होती है हमेशा, I बराबर होती है dQ/dt। धारा I बराबर क्या होती है, dQ/dt है। Q/T भी लिख सकते हैं, लेकिन छोटा है तो क्या लिखोगे, dQ/dt। तो I बराबर d/dt तो है, और Q का मान क्या है, CV। तो C तो आ जाएगा बाहर, I बराबर dV/dt। तो संधारित्र से प्रवाहित धारा संधारित्र विभव में परिवर्तन का विरोध करता है। ध्यान दीजिएगा C तो है यहां धारिता, और dV/dt आप यहां पर क्या है, विभव में परिवर्तन की दर, विभव में परिवर्तन की दर। dV/dt क्या है, विभव में परिवर्तन की दर। हाँ dV/dt क्या है लिख दिया मैंने राहुल, मुझे पता है।
डीवी बट्टा dt का मतलब है विभव में परिवर्तन की दर। अब v बट्टा टी भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बड़ा मान है तो। छोटा है तो क्या लिखोगे, डीवी बट्टा dt, रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज। हाँ, आउकलन किया गया। मैथ्स की भाषा में इसको डीवी डी बटा dt को बोलते हैं आउकलन, समय के सापेक्ष आउकलन बोलते हैं। ये आप 11वीं क्लास में पढ़ते हो, लेकिन आपने 11वीं की नहीं तो हम बात ही नहीं करेंगे उसकी, तभी मैंने आउकलन बोला नहीं। वी क्या है, अरे भाई, वी फॉर द क्यू फॉर आवेश, संचित आवेश, संचित आवेश। वी फॉर विभव वोल्टेज, सी फॉर धारिता कैपेसिटेंस। सूरज बहुत मेहनत की जरूरत है अपने को। अभी पीछे की सारी क्लासेस देखो, आप लग जाओ आज से ही, आज से स्टार्ट कर दो। पीछे की जितनी भी क्लासेस है सारी अटेंड करो, एक एक दो दो बार क्लासेस देखो सारी। हाँ, ये गारंटी है, अगर आपने पीछे की सारी क्लासेस देख ली और जो अब चल रही है वो सारी क्लासेस ले ली, तो आपके सिलेक्शन को तो कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये सारी चीजें सीख ली तो शायद रोकने वाला कोई नहीं। सीखनी तो पड़ेगी भाई। चलें आगे। अब चलते हैं संधारित्र के संयोजन पर। संयोजन चाहे संधारित्र का हो, प्रतिरोध का हो, प्रेरक का हो, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। सबसे पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। संधारित्र का संयोजन प्रतिरोध प्रेरक की तरह है, दो प्रकार का, श्रेणी और समांतर। सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं समांतर क्रम संयोजन की। सबसे पहला समांतर क्रम संयोजन, और ध्यान दीजिएगा ये समांतर क्रम प्रतिरोध के किसके तुल्य है, प्रतिरोध के श्रेणी फॉर्मूला सूत्र के समान है। प्रतिरोध में जो श्रेणी के जो सूत्र है वो संधारित्र के कौन से क्रम में आ जाएंगे, समांतर में आ जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब कैसे, ये है संधारित्र, धारिता C1, ये संधारित्र धारिता C2, ये संधारित्र धारिता C3। तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। अरे 30 मार्क्स नहीं, टेक्निकल में अगर आपने पूरी क्लासेस ले ली है तो नंबर पूरे ही आएंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है बबलू। 30 नंबर नहीं है, नंबर पूरे ही आएंगे अगर आपने क्लासेस पूरी अटेंड कर ली तो। भाई देखो, आपको क्लासेस तो लेनी ही पड़ेगी, उसके तो कोई उपाय नहीं है मेरे पास। बाकी इतनी गारंटी है, जो पढ़ा दिया उसके बाद से पेपर नहीं आएगा। जो हमने पढ़ लिया उसके बाहर से पेपर नहीं आएगा, ये गारंटी है। बाकी क्लासेस तो लेनी ही पड़ेगी, क्लासेस का तो कोई तो उपाय नहीं है। ये संधारित्र है, संधारित्र को स्रोत से जोड़ने पर मान लीजिए पहले पर आवेश कितना आया, Q1, दूसरे पर कितना आया, Q2, तीसरे पर कितना आया, Q3। तीनों संधारित्र पर Q1, Q2 और Q3 आवेश आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो संचित कुल आवेश कितना होगा, संचित कुल आवेश। समांतर क्रम संयोजन में संचित कुल आवेश Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
यानी कि तीनों ने आवेश संचित किया है, तीनों के आवेश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर ये 5 कूलाम है, ये 4 कूलाम है, ये 2 कूलाम है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 कूलाम। संचित कुल आवेश कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उसी प्रकार से कुल धारिता, कुल धारिता C बराबर आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने भी संधारित्र होंगे सब के सब आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। संधारित्र द्वारा संचित कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और संधारित्र की कुल धारिता C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। सभी की धारिता आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। पॉइंट क्लियर है, सबकी धारिता आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्लियर, आवेश जुड़ जाएगा, धारिता जुड़ जाएगी, सिंपल सा है समांतर क्रम। तो समांतर में तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। और सबको वोल्टेज क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। समांतर में वोल्टेज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब दूसरा श्रेणी क्रम साथ में देखकर क्वेश्चंस करते हैं। 2 नंबर है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जो प्रतिरोध के कौन से के तुल्य है, प्रतिरोध के समांतर, प्रतिरोध के समांतर संयोजन। सूत्र जो भी है ना, वो संधारित्र के कौन से क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। और श्रेणी क्रम में क्या है, ये संधारित्र है C1, ये संधारित्र है C2, ये संधारित्र है C3। C1 C2 C3 ये 3 संधारित्र आपको नजर आ रहे होंगे। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है और जोड़कर किससे जोड़ा गया है, स्रोत से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, स्रोत से जोड़ा गया है। और स्रोत का वोल्टेज है V। तो पहली बात तो यह है कि श्रेणी क्रम में सबसे प्रवाहित धारा क्या होगी, समान। और धारा समान होगी तो सबका आवेश भी क्या होगा, समान। समांतर में आवेश बराबर नहीं था, श्रेणी क्रम में सबका आवेश क्या होगा, समान। क्लियर। तो श्रेणी क्रम में एक चीज तो पहली बात तो ये आ गई, सभी संधारित्र से, सभी संधारित्र से समान धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह होगा। श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र से क्या होगा, समान धारा का प्रवाह होगा। एक ही धारा प्रवाहित होगी, सबसे समान होगी। दूसरी बात, सभी संधारित्र द्वारा, सभी संधारित्र द्वारा, संधारित्र द्वारा संचित आवेश समान होगा। संचित आवेश समान होगा। अगर पहले ने 5 माइक्रो कूलाम संचित किया है तो आगे वाले सभी कितना करेंगे, 5 ही करेंगे, किंतु परंतु नहीं होगा। तीसरा, संचित कुल आवेश, संचित कुल आवेश, एक मिनट, संचित कुल आवेश QT बराबर होता है 1 के द्वारा संचित आवेश के बराबर होता है। अब बोलिए कि ये अपनी धारिता के अनुसार संचित क्यों नहीं कर पाते, क्या धारिता के अनुसार संचित क्यों नहीं कर पाते। सरकार है, बेरोजगारी भत्ता देती है, कितना देती है, 4,500 रुपए, 4,000 मान लीजिए। तो उसमें मान लीजिए 2 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। कुछ काम करने वाले हैं जिनकी जो अगर उनको काम मिले तो वो 50,000 महीने के कमा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको काम मिले तो वो खराब करके नुकसान करके आ जाएं। लेकिन सबको क्या मिलता है, बराबर मिलता है। ये सरकारी सिस्टम है, सबको मिलेगा क्या, बराबर मिलेगा। कैपेसिटी कितनी है उससे फर्क है नहीं पड़ता, कैपेसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिलेगा क्या, बराबर मिलेगा। ठीक है, कारण क्या है, धारा समान। धारा
आवेश क्या होता है? धारा की वजह से होता है भाई। आवेश क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है नॉर्मल देखे तो वहां पर क्या आ जाएगा? संचित आवेश भी कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद संचित आवेश क्यू हो गया, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम परिणामी धारिता का व्युत्क्रम 1/c बराबर क्या होता है? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जो प्रतिरोध का समांतर क्रम का फॉर्मूला था वह संधारित्र के कौन से क्रम में आ गया? श्रेणी क्रम में आ गया। परिणामी धारिता का व्युत्क्रम 1/c बराबर क्या होगा? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। पॉइंट क्लियर? अब इसके बाद यदि दो ही संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, मैंने आपको बताया था यदि दो ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, तो क्या करते हैं? दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योग। वही तरीका यहां इस्तेमाल करना है। यदि दो ही संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो परिणामी धारिता, यदि दो ही संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो परिणामी धारिता C बराबर होती है C1 C2 बट्टा C1 प्लस C। यदि दो ही संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो परिणामी धारिता C बराबर क्या हो जाएगी? C1 C2 बट्टा C1 प्लस C2। इसको कह सकते हैं दोनों का गुणनफल बट्टा दोनों का योगफल। दोनों का गुणनफल बट्टा दोनों का योगफल। दोनों को गुणा करके दोनों के जोड़ का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो परिणामी धारिता आ जाएगी Ct बराबर C1 C2 बट्टा C1 प्लस C2 की सहायता से। ओके, और यहां 2-3 नियम और भी ध्यान रखना। यदि n समान संधारित्र, यदि n समान संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो परिणामी n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो परिणामी प्रतिरोध R बराबर, आपने देखा होगा R बट्टा n होता है। उसी प्रकार यहां धारिता C बराबर क्या हो जाएगी? Ct बराबर क्या हो जाएगी? C बटा n हो जाएगी। यदि दो समान संधारित्र श्रेणी क्रम में तो 2 का भाग लग जाएगा, 3 हो तो 3 का भाग, 4 हो तो 4 का भाग, ऐसा कह सकते हैं। यदि दो समान संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो Ct बराबर क्या हो जाएगी? C बट्टा 2। 3 श्रेणी क्रम में हो तो C बट्टा 3, 4 श्रेणी क्रम में तो C बट्टा 4। जितने होंगे उसका क्या दे देना है? भाग दे दे। समझ में आ रहा है चीजें? जहां दिक्कत हो वहां बोल देना है ना, दोबारा देख लेंगे, अपने को कहीं जल्दी नहीं है। चले आगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस के पे आते हैं। क्वेश्चन है परिणामी धारिता क्या होगी? या A व B के बीच धारिता क्या होगी?
ए व बी के बीच धारिता क्या होगी? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चार माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, दोनों श्रेणी क्रम में है। ए बी और ए। सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, 6 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, ये भी श्रेणी में। फटाफट करें भाई, दो क्वेश्चन है, दोनों करें। एकदम सिंपल से शुरुआत की है, 0 से। पहले का आंसर 2, दूसरे का आंसर पहले का 2। सभी लोग आंसर दें भाई। 2, 0.5, 0.5 कैसे आएगा भाई? राजन 2, 2.4 दूसरे का आंसर। देखिए यहां तो सीधा दिख रहा है, जब दो समान संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो धारिता क्या हो जाती है? आधी। 4 की आधी कितनी हुई? 2। और मात्रक माइक्रोफेरेड है तो माइक्रोफेरेड सीधा लगा दो। और यहां पर अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो सीटी बराबर क्या होती है? दोनों का गुणनफल बट्टा दोनों का योगफल, यानी 6 गुणा 4 बट्टा 6 प्लस 4, 24/10। कितना आएगा? 2.4 माइक्रोफेरेड। क्या मुश्किल है? 2.4, एक का 2 और दूसरे का 2.4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेम वही, 3 नंबर डाल देते हैं यहीं पर। थोड़ा बड़ा कर दिया भाई। 8 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड। कीजिए भाई, बहुत बढ़िया। दिखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ही छोटा सा, सरल सा क्वेश्चन है। 6, 8, 8 और 2, 6, 8, 8 और 2। जल्दी करें। तीन आंसर, बहुत ही बढ़िया। ध्यान दीजिएगा, 8 और 8 कौन से क्रम में है? पहला तो 6 माइक्रोफेरेड, 8 और 8 श्रेणी क्रम में है तो कितना हो गया? आधा हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड। और इसके समांतर में कितना है? 2। अब आप खुद देखिएगा, ये 4 और 2 समांतर में है तो कितना हो गया? 6। तो अपने पास हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, दोनों श्रेणी में हो गए तो 6 का क्या हो जाएगा? आधा। आधा हो गया तो कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफेरेड। सही आंसर हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही। हाँ।